पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक न्यू पेपर इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टार्ट करेंगे। ये जो पेपर है एसबीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग जीरो लेवल बेसिक लेवल से हम लोग बहुत अपर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ये जो है बेसिकली अब हम लोग इस सब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी सेकंड सेम वाले जो स्टूडेंट है अभी तुरंत थर्ड सेम में जाएंगे तो वो जो है अपने जो ब्रांच पेपर होगा उससे न्यू रूबरू होंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जीरो से बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों ने टेंथ क्लास में बेसिकली सब कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस चीज़ से हम लोग क्लास 10 से इसको रिलेट करके और फिर आपके ब्रांच पेपर से रिलेट करते हुए फिर हम हायर लेवल तक जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट RL&C के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, RL&C क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, डायग्राम से भी पहले सबसे पहले सिंबल दिया गया है। जैसे कि आप लोग बल्ब जानते ही हैं, ठीक है, स्विच भी जानते हैं जिससे कि हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, और पावर सोर्स जानते हैं जैसे कि बैटरी हो गया। बैटरी बेसिकली क्या है, पावर सोर्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो है बल्ब का सिंबल दिया गया है, यहाँ पे स्विच का ये सिंबल है, और ये जो है बेसिकली डीसी पावर सोर्स या फिर हम लोग बैटरी का सिंबल है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग सिंबल के बारे में देख ली। अब देखिए ये जो है एक सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में अगर हम लोग बात करें, देखिए ये सर्किट है, अगर इस हम लोग सर्किट में बात करें तो देखिए सर्किट में क्या है। देखिए सर्किट में आप देखिए यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एक पावर सोर्स कनेक्टेड है, डीसी बैटरी कनेक्टेड है जो कि 12 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सभी जो बल्ब हैं, स्विच है और बैटरी है, सबको जो है वायर के थ्रू हम लोग कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, मतलब सबको आपस में जो है वायर के थ्रू हम लोग उसको जोड़ दिए हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा नेटवर्क हम लोग का बना उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बल्ब है, फिर यहाँ पे स्विच है और फिर ये जो पावर सोर्स है, सभी को तीनों को जो है आपस में हम लोग वायर के हेल्प से कनेक्शन कर दिए। तो मेरा जो पूरा अरेंजमेंट बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्किट का डेफिनेशन दिया गया है, कनेक्शन ऑफ बल्ब, स्विच, पावर सोर्स और बैटरी रेसिस्टेंट इज नोन एज सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग कनेक्शन करते हैं वायर का, फिर स्विच हो गया आपका, बैटरी सोर्स हो गया, ठीक है, सभी का वायर के थ्रू हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, एक दूसरे से आपस में जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वो भी सर्किट का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक न्यू टर्म आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे ही देखें कि ये जो मेरा बल्ब हो गया, फिर स्विच हो गया, फिर यहाँ पे आपका पावर सोर्स और बैटरी होगा, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि इंटरकनेक्शन है, जैसे कि हम लोग देखें कि वायर के थ्रू हम लोग क्या करें, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट का जो क्या है इंटरकनेक्शन है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से दैट द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए दो टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एक्टिव एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज बेसिकली पैसिव एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, द फर्स्ट वन इज एक्टिव एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग एक्टिव एलिमेंट के बारे में देखते हैं। तो देखिए एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि एन एक्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट इज अ कंपोनेंट इन अ सर्किट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग एनर्जी। देखिए एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट होता है जो कि सर्किट में जो है प्रोड्यूस कर सकता है या फिर जनरेट कर सकता है एनर्जी को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो जैसे हो गया वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो वोल्टेज सोर्स हो गया आपका, करंट सोर्स हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है, करंट सोर्स हो गया, फिर जनरेटर होगा क्योंकि जनरेटर जो है एनर्जी को जनरेट करता है। ठीक है, जिसमें आपका अल्टरनेटर आ जाएगा, डीसी आपका ट्रांजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आ गया। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है या फिर जनरेट करता है एनर्जी को। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी ट्रांजिस्टर हो, जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सब जो होंगे बेसिकली क्या हो गया, आपका एक्टिव एलिमेंट हो गया। तो हम लोग देखें कि एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है सर्किट में जो कि क्या होता है कि एनर्जी को या तो प्रोड्यूस करता है या फिर जनरेट करता है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है बेसिकली बोलते हैं आपका, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट। अब देखिए एक्टिव एलिमेंट का और भी यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या हो गया, मॉसफेट हो गया, फेट हो गया, ठीक है, जेफेट हो गया, ठीक है, डायोड में हो गया, डायोड में जेनर डायोड, फोटो डायोड, शॉर्टकी डायोड, एलईडी, तो ये सब बेसिकली क्या हो गया, आपके एक्टिव एलिमेंट हो गया। देखिए जितना भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव एलिमेंट का, सब जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ से बनता है। ठीक है, वहाँ पे जो है क्वेश्चन में देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्टिव एलिमेंट, और ऑप्शन में 4 दे देगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको बेसिकली वहाँ से फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो हम लोग एक्टिव एलिमेंट डिस्कस किया, इसका एग्जांपल डिस्कस किया, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
चलिए अब हम लोग जो है पैसिव एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए पैसिव एलिमेंट क्या कहता है कि दोज इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट विच डू नॉट जनरेट एनी इलेक्ट्रिसिटी और विच कंज्यूम एनर्जी। तो ये कहता है क्या है कि हम लोग जैसे एक्टिव एलिमेंट में देखें कि या तो प्रोड्यूस करता है या फिर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, वही अगर हम लोग पैसिव एलिमेंट की बात करते हैं तो पैसिव एलिमेंट क्या करता है कि एनर्जी को उसके जस्ट अपोजिट है, प्रोड्यूस नहीं करता है, ये क्या करता है कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये लिखा है कि दोज इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट विच डू नॉट जनरेट एनी इलेक्ट्रिसिटी और विच कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, जो कि कोई भी जनरेट नहीं करता है, वो क्या करता है कंज्यूम करता है एनर्जी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, और ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद में देखिए दे में आइदर कंज्यूम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन ए रेसिस्टर। देखिए ये क्या होता है कि जिससे कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कंज्यूम करते हैं, तो ये जो है एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो कि क्या होता है रसिस्टर में होता है। ठीक है, रसिस्टर में क्या होता है कि हीट के फॉर्म में मेरा एनर्जी क्या होता है कंज्यूम होता है, फिर डेसिपिएट होता है। तो मेरा रसिस्टर भी क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग देखिए दूसरा क्या कहता है कि दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कैपेसिटर। देखिए आगे हम लोग चलेंगे तो डिस्कस करेंगे कैपेसिटर क्या होता है, बस यहाँ तक आप लोग जानेंगे कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब देखिए अब क्या होता है आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये कहता है कि दे स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर। हम लोग आगे चलेंगे तो इंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप लोग यही जानिए कि इंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, वही अगर कैपेसिटर क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है उसको एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में वो स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरा जो इंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो होता है एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, पैसिव एलिमेंट के बारे में। पैसिव एलिमेंट क्या होगा, कैपेसिटर हो गया आपका, इंडक्टर हो गया, रेसिस्टर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रांसफार्मर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कहता है कि पैसिव कंपोनेंट कैन नॉट एम्पलीफाई ऑसिलेट और जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। जो पैसिव कंपोनेंट होता है, ठीक है, मीन्स जो पैसिव एलिमेंट होता है वो ना ही एम्पलीफाई करता है किसी भी सिग्नल को, ना ही या फिर ना ही ऑसिलेट करता है, या फिर ना ही कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पे नोट में दिया गया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वुड हैव जीरो सिग्नल इंटरनल इम्पीडेंस वाइल इंटरनल करंट सोर्स वुड हैव जीरो इंटरनल एडमिटेंस। देखिए आगे चलेंगे हम लोग तो डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, और एडमिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आइडियल, फिर आगे चलेंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आगे ये जो है बेसिकली पॉइंट आप लोग यहाँ पे एज अ नोट के फॉर्म में याद रखिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स क्या होता है, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सर्किट को डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट दो टाइप का होता है, एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट, फिर एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किया, फिर उसका एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, हम लोग एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। चलिए रेसिस्टेंस क्या होता है, देखिए कहता है क्या है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मटेरियल। तो ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण क्या करता है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करता है, मीन्स कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो को क्या करता है बाधित करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण क्या होता है कि वो चाहता है कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड में क्या है वोल्टेज है। देखिए वोल्टेज क्या कहता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज वोल्टेज। देखिए वोल्टेज क्या होता है, देखिए कोई भी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, इन्फिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको लाने पे जितना भी मेरा वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे वोल्टेज बोलेंगे। वोल्टेज का ये जो फॉर्मूला है आप लोग याद करके रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W/Q वेयर W इज बेसिकली वर्क डन एंड Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड V इज बेसिकली वोल्टेज। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करनी है। वही अगर आप लोग वर्क डन अगर कैलकुलेट करना हो तो V इंटू Q कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे V मेरा वोल्टेज है और Q मेरा अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो यहाँ से मेरा वर्क डन का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे आपको सर्किट शो किया गया है। ये मेरा क्या है बेसिकली, ये हम लोग ले लेते हैं क्या है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया को शो किया गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग बेसिकली क्या किए हैं कि यहाँ पे हम लोग वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो बेसिकली फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इनसाइड द बैटरी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव,
और वही हम लोग करंट का डायरेक्शन की बात करें तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, ठीक है। तो अगर इस फिगर में आप लोग देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन कैसे है, इधर है, ठीक है। वही अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि करंट का डायरेक्शन किधर है, चूँकि इधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का फ्लो है, ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, इसका अपोजिट में अगर हम लोग लेंगे तो ये मेरा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली, देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला दिया है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखिए क्यू का, अगर क्यू का एक और फार्मूला होता है, क्यू बेसिकली चार्ज है, ठीक है। तो क्यू चार्ज है तो क्यू इज इक्वल टू और होता है N इंटू ई, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई क्या है, ई जो है बेसिकली, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो शो कर रहा है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है एक इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और टी बेसिकली क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर हम लोग आई इज इक्वल टू एक और फार्मूला बोला, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू के वैल्यू को अगर हम लोग एन इंटू ई लिख दें तो मेरा एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और ई मेरा क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बाई में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट जो है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए अब क्या कहता है कि दस रेसिस्टेंस रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओम्स लॉ। देखिए रेसिस्टेंस, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए, रेसिस्टेंस क्या करता है कि बेसिकली किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग ओम्स लॉ से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग ओम्स लॉ के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है। देखिए ओम्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का वैल्यू जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है क्या कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि कहता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा वो जो है उसके क्रॉस में कितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं उस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई, ठीक है। देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। अगर हम लोग करंट के यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो करंट जो होता है क्या होता है कि वोल्टेज अगर हम लोग चेंज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है उसके अकॉर्डिंग जो है करंट का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक मेरा कांस्टेंट आएगा जो कि है R, तो V इज इक्वल टू आई आर है, जहाँ पे R जो होता है मीन्स इसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो R मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए R का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे तो V बाई आई हो जाएगा। तो R यहाँ पे क्या है, मेरा रेसिस्टेंस है, V मेरा क्या है, वोल्टेज है, एंड इफ यू टॉक रिगार्डिंग आई देन आई इज और करंट, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का यहाँ से यूनिट हम लोग का क्या निकल गया, रेसिस्टेंस का यूनिट जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट ओम भी बोल सकते हैं। देखिए वोल्टेज का वोल्ट होता है, ठीक है, और करंट का एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर भी हम लोग बोल सकते हैं या फिर ओम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है हमारा यूनिट है किस इसका, रेसिस्टेंस का। तब हम लोग रेसिस्टेंस ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लिए, ओम्स लॉ से हम लोग देख लिए कैसे जो है रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ये भी जो फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, फिर R इज इक्वल टू V बाई आई, फिर यहाँ ये जो मेरा फार्मूला है, या फिर I अगर हम लोग I के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो V बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा फार्मूला है यहाँ से अगर हम लोग फार्मूला निकालें तो देखिए एक तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया, दूसरा हो गया V बाई आई इज इक्वल टू R, एंड तीसरा हो जाएगा R। अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग बात करें, अगर I के वैल्यू को फाइंड करना है तो V बाई R, ठीक है, V बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा I हो जाएगा V बाई आर इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा तीन फार्मूला जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वोल्टेज और करंट जो है बेसिकली VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये मेरा, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है जिसको कि हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। देखिए तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग करंट को लिए हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज को लिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज का भी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट का भी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करंट का वैल्यू, अगर वोल्टेज के वैल्यू को 1 करते हैं तो करंट का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। 2 करते हैं तो यहाँ पे मेरा 2 है, और 3 करते हैं तो यहाँ मेरा क्या है, 3 है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तैसे तैसे मेरा करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अब देखिए जैसे ही हम लोग इसको मैच करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग, देखिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे ए हो गया,
ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हम लोग दिए हैं, यहाँ पे सी पॉइंट दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब इस एंगल को हम लोग क्या दिए, इस एंगल को हम लोग माने हैं थीटा। ठीक है, इस एंगल को हम लोग थीटा माने हैं। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ से बेसिकली क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे देखिए हम लोग जैसे कि जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू जैसे के लिए हम लोग पढ़े हैं मैथ में कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा का वैल्यू बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो अगर हम इस ट्रेंगल में अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस ट्रेंगल में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ए बी सी में, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है बी सी बाई ए बी। ठीक है, अब देखिए बी सी बाई ए बी, तो देखिए यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप जो है बेसिकली देखिए बी सी बाई ए बी है, और बी सी और ए बी का वैल्यू को हम लोग रखते हैं। देखिए बी सी मेरा क्या है, ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो बी सी मेरा क्या है, एक तरीके से वोल्टेज है। ठीक है, बी सी मेरा क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, बी सी मेरा किस चीज़ को शो कर रहा है, ये मेरा बी सी है, यहाँ से हम लोग कनेक्ट क्या है, वोल्टेज को शो कर रहा है। और मेरा ए बी किस चीज़ को शो कर रहा है, करंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा। ठीक है, और वी बाई आई इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आर जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करते हैं, तो देखिए बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू हम लोग वी बाई आई लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी जो है वी को शो कर रहा है और ए बी जो है आई को शो कर रहा है। ठीक है, तो वी बाई इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आर जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आर क्या हो गया, तो स्लोप इज इक्वल टू मेरा वी बाई आई इज इक्वल टू आर हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्लोप जो है, अगर हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं, तो जो मेरा स्लोप होगा वो किस चीज़ को शो करेगा, मीन्स tan थीटा का वैल्यू जो किस चीज़ को शो करेगा, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को शो करेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, स्लोप इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। ठीक है, अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो स्लोप होगा वो बेसिकली क्या होगा, रेसिस्टेंस को शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्लोप गिव्स रेसिस्टेंस। ठीक है, ये जो है मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे एक और रिलेशन आप लोग जान लीजिएगा कि tan थीटा 2 बाई tan थीटा 1 बेसिकली यहीं से ड्राइव किया गया है। ठीक है, यहीं से ड्राइव किया गया है, tan थीटा 2 बाई tan थीटा 1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 होता है। ठीक है, इस पे जो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इससे जेईई एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से और बारीकी से पढ़िएगा। ठीक है, और बाकी जो है आप लोग इससे इजीली नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छे से एक अरेंज करके अरेंजमेंट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसे हैंड रिटन अपने नोट्स बनाइएगा, फिर इसको रिवाइज करिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। हम लोग सबसे पहले ओम्स लॉ को डिस्कस कर लिए, ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस का वैल्यू को फाइंड कर लिए, फिर उसके यूनिट को हम लोग फाइंड कर लिए, फिर उसके बाद में किस तरीके से जो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रॉ कर लिए, और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये देखें कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्लोप होता है वो बेसिकली वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को देता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस मीन्स कौन कौन सा फैक्टर जो है रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, कौन कौन सा किस किस पैरामीटर के वैल्यू को चेंज करने के बाद मेरा जो है बेसिकली वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस चेंज होगा। तो देखिए कहता क्या है कि इट वेरीज डायरेक्टली एज लेंथ। ठीक है, मीन्स अगर लेंथ को बढ़ाते हैं, वेरीज डायरेक्टली एज लेंथ। डायरेक्टली करने का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मीन्स अगर लेंथ को बढ़ाते हैं तो मेरा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए फिर कहता है कि इट वेरीज इनवर्सली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। देखिए कहता क्या है कि इट वेरीज इनवर्सली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से अगर हम देखें कि मीन्स अगर एरिया को बढ़ाते हैं तो मेरा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, मीन्स एरिया को अगर बढ़ाते हैं तो मेरा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चलिए तो हम लोग देख लिए। उसके बाद में क्या कहता है कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, और तीसरा क्या होता है कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल, नेचर का मटेरियल क्या है। आइदर इट इज़ इफ़ वी टॉक आइदर इट इज़ आयरन और गोल्ड। इफ़ वी टॉक रिगार्डिंग आयरन देन इट हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, एंड इफ़ वी टॉक रिगार्डिंग कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर देन इट हैज़ वेरी लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, ड्यू टू द नेचर ऑफ द मटेरियल है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे कैसे अगर नेचर ऑफ मटेरियल वेरी कर रहा है तो फिर रेसिस्टेंस का वैल्यू वेरी कर रहा है। फिर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो फिर रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा। और वही अगर हम बात करते हैं कि लेंथ को बढ़ाते हैं तो फिर मेरा क्या होगा कि बेसिकली जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, कंपेरेटिवली इंक्रीज करेगा। अब देखिए अब हम लोग बेसिकली जो है फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है कि इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कहने का मतलब कि बेसिकली कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उस चीज़ पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से जो चारों रिलेशन है उसको वन बाई वन लिखते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ा कि जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हम लोग लिख लिए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा फिगर, ये मेरा एक बेसिकली वायर है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और लेंथ की बात करें तो एल है। चलिए जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा कि इट वेरीज डायरेक्टली एज एल मीन्स द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मीन्स इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एली कंडक्टर देन इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेज।
नाउ ठीक है, तो ये मेरा जो है बेसिकली पहला इक्वेशन हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। And if we talk regarding the next, then R directly proportional to 1 by A means if we increase the value of cross sectional area of a conductor then the value of resistance decreases। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड हो गया। ठीक है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया, इसको सेकंड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेकंड इक्वेशन। देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एल बाई ए। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई ए। ठीक है, और फिर अगर इस हम लोग जो कांस्टेंट है, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर उसको हम लोग हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है उसको अगर हम लोग हटाते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जो कि है बेसिकली ये रो। ठीक है, रो है। ठीक है, इसको ये मेरा क्या हो गया, रो हो गया। तो आर इज इक्वल टू अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, और हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि रो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कहता है कि रो इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। देखिए बहुत सारा जो एग्जाम होता है उसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछता है कि रेसिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस जो बेसिकली इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट मानकर याद रखिएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस ये आपका लेंथ पे डिपेंड करेगा, फिर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, फिर आपका जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका इसको जो मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी जो होता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए कहता क्या है कि रो इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन दी, ये जो किसी पे डिपेंड करता है कि नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है कि इट ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंट और रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि रो को क्या बोलते हैं, या फिर जो मेरा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का वैल्यू होता है वो कंडक्टर के किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो नेचर पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और बात आगे की, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रो एल एंड ए। मीन्स रेसिस्टेंस बेसिकली किसी पे डिपेंड करता है, रो मीन्स रेसिस्टिविटी पे, एल मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए मीन्स एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर।